Dear students, we are going to start the lecture of energy management and conservation. Lecture number is 11.1. The topic is electrical systems power factor. सबसे पहले पावर फैक्टर की बेसिक्स देख लेते हैं कि पावर फैक्टर होता क्या है. In all industrial electrical distribution systems, the major loads are resistive and inductive. जितने भी इंडस्ट्रियल सिस्टम्स हैं डिस्ट्रीब्यूशंस के इलेक्ट्रिकल के हवाले से, तकरीबन ऑल मेजर लोड्स जो हैं वो रेजिस्टिव और इंडक्टिव ही होंगे. रेजिस्टिव लोड्स जो हैं उसमें ल्यूमिनस लाइटिंग्स हैं, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस हीटिंग, ठीक है. ये दोनों चीज़ें जो हैं ये रेजिस्टिव लोड्स में आती हैं. और इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव लोड, द वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस रिलेशंस आर लीनियरली रिलेटेड. तो इसी वजह से हम इन रेजिस्टेंस को लीनियर डिवाइस कहते हैं या लीनियर कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है. और इन तीनों का रिलेशन आपस में लीनियरली है, ठीक है. V इज इक्वल टू आई आर एंड पावर इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई I. और इंडक्टिव लोड्स में टिपिकल इंडक्टिव लोड्स आर AC मोटर्स, इंडक्शन फर्नेसेस, ट्रांसफार्मर्स. और इसके अलावा बहुत सारे और इक्विपमेंट्स भी हैं जिनको हम इंडक्टिव लोड्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. इंडक्टिव लोड्स रिक्वायर टू काइंड्स ऑफ पावर, ठीक है. पहली है एक्टिव पावर, जिसको हम कहेंगे वर्किंग पावर, टू परफॉर्म द वर्क, ठीक है. किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए जो भी पावर इस्तेमाल होगी उसको कहेंगे एक्टिंग या वर्किंग पावर. और सेकेंड वन इज रिएक्टिव पावर, ठीक है. ये वो पावर है टू क्रिएट एंड मेंटेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर में, मोटर्स में इस्तेमाल होगी, यूज होती है क्रिएट एंड मेंटेन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड्स. इसको हम कहेंगे रिएक्टिव पावर. एक्टिव पावर इज मेजर्ड इन किलोवाट, ठीक है, इसको हम किलोवाट में मेजर करते हैं. और रिएक्टिव पावर इज मेजर्ड इन kVAR, kilovolt amperes reactive. Vector sum of the active power and reactive power make the total power used, ठीक है. जो वेक्टर सम बनेगा एक्टिव पावर का और रिएक्टिव पावर का, ठीक है, उसको हम कहेंगे अपेरेंट पावर, या हम कह सकते हैं टोटल पावर यूज्ड. तो ये बेसिक्स हैं पावर फैक्टर की. अब मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है. तो पावर फैक्टर मेजरमेंट करने के लिए इसका फार्मूला क्या होगा और इसकी रेशियो क्या होगी वो देख लेते हैं. टोटल पावर इज मेजर्ड इन kVA, किलोवोल्ट एम्पेयर. टोटल पावर इज मेजर्ड इन kVA and the ratio of kilowatt to kVA is called the power factor. तो इसका मतलब ये हुआ पावर फैक्टर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ kW to kVA which is always less than or equal to unity, जो कि 1 होगा, ठीक है, जो कि ऑप्टिमम क्वालिटी होगी उसकी पावर की, और या उससे कम होगा, ठीक है, लेस देन 1. हम थ्योरेटिकली बात करें कि ये 1 का मकसद क्या हुआ. थ्योरेटिकली व्हेन इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज पावर सप्लाई, कि जो यूटिलिटीज हैं पावर की, जब वो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को, पावर को सप्लाई करती हैं, इफ ऑल लोड्स हैव यूनिटी पावर फैक्टर, अगर हम ये कहें कि तमाम लोड्स का पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी है, तो क्या होगा, मैक्सिमम पावर कैन बी ट्रांसफर्ड फॉर द सेम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैपेसिटी. मतलब सिस्टम जो है वो अपनी फुल कैपेसिटी पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकेगा फॉर द यूनिटी, मतलब 1 पावर फैक्टर पे. तो पावर फैक्टर जो है वो क्या है, एक्टिव पावर, जिसको हम कहते हैं रियल पावर, और इसके बाद हमारे पास है टोटल पावर, जिसको हम कहेंगे किलोवोल्ट एम्पेयर्स. और जो तीसरी पावर होती है दैट वन इज अ रिएक्टिव पावर, ठीक है, जो हमारे पास kVAR की
फॉर्म में मौजूद होती है। तो एक्टिव पावर इज हेयर, दिस वन, दिस इज रिएक्टिव पावर एंड दिस इज टोटल पावर, और इसके दरमियान में एंगल जो है वो कोसाइन होगा। तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू एक्टिव पावर अपॉन टोटल पावर इज इक्वल टू किलोवाट अपॉन केवीए इज इक्वल टू एंगल ऑफ कोसाइन। तो एक छोटी सी एग्जांपल यहां देख लेते हैं कि एयरक्राफ्ट को फ्यूल टू मेंटेन एल्टीट्यूड, उसको हम कहेंगे कि जो फ्यूल है उसको मेंटेन रखना है अपनी बुलंदी को, उसको कहेंगे रिएक्टिव पावर। और जो फ्यूल इस्तेमाल करेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, उसको हम कहेंगे वर्किंग पावर या एक्टिव पावर, जस्ट लाइक फ्यूल टू गेट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, किसी भी पॉइंट ए एक शहर से किसी भी पॉइंट बी दूसरे शहर तक पहुंचने के लिए जो फ्यूल इस्तेमाल होगा उसको कहेंगे एक्टिव पावर। और टोटल पावर क्या होगी, यू पे फॉर इज द फ्यूल फॉर द वर्टिकल पोजीशन of the flight as well as fuel for the horizontal portion of the flight। तो ये टोटल पावर हमारी कहलाई जाएगी, जिसमें वर्टिकल पोर्शन ऑफ द फ्लाइट एज वेल एज फ्यूल फॉर द हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ द फ्लाइट। तो दिस इज टोटल पावर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंप्रूविंग पावर फैक्टर कैसे किया जाएगा। Add power factor correction capacitors to the plant power distribution system। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा पावर का उसकी साइड पर, ठीक है, पावर फैक्टर करेक्शन जो कैपेसिटर्स होंगे उनको ऐड कर दिया जाएगा। इसका बेनिफिट क्या होगा, दे एक्ट एज रिएक्टिव पावर जनरेटर्स, के जो रिएक्टिव पावर है उसको ये जनरेट करेंगे, केवीएआर को जनरेट करेंगे and provide the needed reactive power to accomplish kW work। तो जो भी रिएक्टिव पावर होगी उसको जनरेट करने के बाद जो वर्क परफॉर्म करना होगा, ठीक है, जो भी वर्क परफॉर्म करना होगा एक्टिव पावर का किलोवाट में, उसको अकॉम्प्लिश करने में हेल्प करेंगे, ठीक है, प्रोवाइड करेंगे। दिस रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ रिएक्टिव पावर, इससे रिएक्टिव पावर की जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगी, दस टोटल पावर जो जनरेट होगी उसको भी यूटिलिटीज में रिडक्शन मिल जाएगी। एग्जांपल देख लेते हैं कि यहां पर कि किस तरीके से पावर फैक्टर जो है वो सिस्टम की पावर पर इफेक्ट डालता है। केमिकल इंडस्ट्री हैड इंस्टॉल्ड अ 1500 केवीए ट्रांसफार्मर। एक केमिकल इंडस्ट्री है जिसने 1500 केवीए का ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया है। इनिशियल डिमांड ऑफ द प्लांट वाज 1160 केवीए। जो इनिशियल डिमांड है वो 1160 केवीए है विद पावर फैक्टर ऑफ 0.30, और परसेंट लोडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर वाज अबाउट 78%। इसको निकालने के लिए हमारे पास 1160 डिवाइड बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 77.3%। तो अब इंप्रूव करने के लिए क्या करेंगे, टू इंप्रूव द पावर फैक्टर द यूनिट हैड एडेड अबाउट 410 kVr इन मोटर लोड साइड। लोड एंड पर 410 kVr ऐड कर दी है। दिस इंप्रूव द पावर फैक्टर टू 0.89। इससे जो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट है वो 0.89 हो जाएगा, और जो केवीए रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगी, कितनी 913 पे आ जाएगी फ्रॉम 1160। सो विच इज द वेक्टर सम ऑफ KW एंड KVAR। तो अब हम देख लेते हैं कि दिस इज अ ओल्ड सिस्टम कि जहां पर KVA 1160 है और पावर फैक्टर हम देख रहे हैं 0.70, KVAR जो है वो 828 है। अब हम आते हैं इंप्रूव सिस्टम की तरफ, और यहां पर हम देखते हैं कि पावर फैक्टर जो है वो इंप्रूव हुआ, KVA जो है वो रिड्यूस होगी 913 पे। उसकी वजह ये हुई कि KVAR जो है उसकी एंड पर 410 का मोटर लोड के एंड पर एक यूनिट ऐड कर दिया गया। तो अब KVAR जो है वो 418 रह गई, और पावर फैक्टर जो है इंप्रूव्ड होके 0.89 हो गया, और KVA जो है वो भी रिड्यूस हो गई। इस तरीके से पावर फैक्टर इंप्रूव करने से सिस्टम की जो पावर है वो इंप्रूव हो जाती है। एडवांटेजेस देख लेते हैं और कॉस्ट बेनिफिट ऑफ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट बाय कैपेसिटर एडिशन।
रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क इज रिड्यूस्ड, KVAR जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड सो ऑल्सो द टोटल करंट इन द सिस्टम फ्रॉम द सोर्स एंड, जो भी सोर्स है उसकी एंड से जो टोटल करंट है सिस्टम का वो भी कम हो जाएगा। तो इस टोटल करंट के कम होने से क्या फायदा होगा, आई स्क्वेयर और पावर लॉसेज जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे इन दिस सिस्टम, क्योंकि रिडक्शन इन द करंट हो गया था। और इसके अलावा क्या होगा, वोल्टेज लेवल एट द लोड एंड इज इंक्रीज्ड, जो वोल्टेज लेवल है वो लोड एंड का इंक्रीज हो जाएगा फॉर द ऑप्टिमम यूज ऑफ द मोटर्स और द अदर required load of the industry. A high power factor can help in utilizing the full capacity of the electric system. जितना करीब टू यूनिटी होगा हम ये कह सकेंगे कि उतनी बेहतर कैपेसिटी से इलेक्ट्रिकल सिस्टम यूटिलाइज हो रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि वन पावर फैक्टर पर मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम की यूटिलाइज हो सकेगी। कॉस्ट बेनिफिट्स ऑफ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट क्या होंगे कि रिड्यूस्ड केवीए डिमांड होगी, मैक्सिमम डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी केवीए की। चार्जेस इन यूटिलिटी बिल्स, रिडक्शन हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की किलोवाट आवर में विद इन दी प्लांट नेटवर्क, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है उसके अंदर जो किलोवाट आवर की जो लॉसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। बेटर वोल्टेज एट मोटर टर्मिनल्स, जो भी मोटर लगी हुई हैं वोल्टेज जब बेटर आएंगे तो उससे क्या होगा, इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द मोटर्स, तो उससे ये होगा कि जो मोटर्स की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाएंगी, ठीक है। अ हाई पावर फैक्टर एलिमिनेट्स पेनल्टी चार्जेस इम्पोज्ड व्हेन ऑपरेटिंग विद अ लो पावर फैक्टर। ये जो पावर यूटिलिटीज कंपनीज होती हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, ये एक चार्जेस जो है वो इम्पोज करती हैं लो पावर फैक्टर का, कि अगर एक इंडस्ट्री अपने लोड एंड साइड्स पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लो पावर फैक्टर के साथ जो है ऑपरेट कर रही है तो जो यूटिलिटी कंपनीज हैं वो लो पावर फैक्टर पेनल्टी चार्जेस इंपोज करती हैं। तो हाई पावर फैक्टर से ये एलिमिनेशन खत्म हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट ऑन सिस्टम फैसिलिटी सच एज ट्रांसफार्मर्स, केबल्स, स्विच गेयर्स और डिलीवरिंग लोड इज रिड्यूस्ड। इससे फायदा ये होगा कि जब पावर फैक्टर जितना बेहतर होगा सिस्टम उतनी बेहतर कैपेसिटी पे काम करेगा, वोल्टेज जो है वो बेटर होंगे टर्मिनल्स पर डिफरेंट इक्विपमेंट्स के। तो फायदा ये होगा कि जो भी इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं ट्रांसफार्मर्स, केबल्स, स्विच गेयर्स, इनके लॉसेस भी कम होंगे, वियर टियर कम होगा और मेंटेनेंस की कॉस्ट भी बच जाएगी। तो इसी तरीके से जो इन्वेस्टमेंट है सिस्टम फैसिलिटीज की वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। अब देख लेते हैं कि सिलेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स जो हैं वो किस तरीके से किए जाएंगे और लोकेशन ऑफ कैपेसिटर जो हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट हैं। तो डायरेक्ट रिलेशन फॉर कैपेसिटर साइजिंग की अगर हम बात करें तो KVAR रेटिंग जो है वो निकालेंगे, जो होगी किलोवाट इंटू tan phi 1 माइनस tan phi 2। तो phi 1 और phi 2 जो हैं ये क्या हैं, where KVAR rating is the size of the capacitor needed, जो भी कैपेसिटर का साइज होगा तो KVAR की रेटिंग जो है वो इस पे डिपेंड करेगी। किलोवाट इज द एवरेज पावर ड्रॉन, tan phi 1 is the trigonometric ratio of the present power factor, जो भी पावर फैक्टर प्रेजेंट वाला होगा उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी, एंड tan phi 2 इज द रेशियो फॉर द डिजायर्ड पावर फैक्टर, और phi 2 जो है वो रेशो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक डिजायर्ड पावर फैक्टर की। तो हम ये कह सकते हैं कि phi 1 इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग cos 1 या पावर फैक्टर 1 और phi 2 इज इक्वल टू इंप्रूव्ड पावर फैक्टर 2। अब लोकेशन की बात कर लें कि लोकेशंस जो हैं वो कैपेसिटर्स की क्यों इंपॉर्टेंट है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ कैपेसिटर्स इज टू रिड्यूस द मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, दिस इज अ प्राइमरी पर्पस। और एडिशनल बेनिफिट कब मिल सकता है, एडिशनल बेनिफिट्स आर ड्राइव्ड बाय कैपेसिटर लोकेशन। तो जब कैपेसिटर की लोकेशन जो है वो सही जगह पर लोड के करीब जो है वो लगाई जाएगी तो उसका फायदा ये होगा एडिशनल बेनिफिट्स जो हैं वो मिल सकेंगे। मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ कैपेसिटर्स इज डिराइव्ड बाय लोकेटिंग देम एज क्लोज एज पॉसिबल टू द लोड
तो जितना लोड के करीब होंगे, ठीक है, कैपेसिटर जो है उतना मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो उठाया जा सकता है। एट दिस लोकेशन इट्स kVAr confined to be smallest possible segment। उससे क्या होगा, डिक्रीजिंग द लोड करंट, जो लोड करंट है वो डिक्रीज हो जाएंगे, दस इन टर्न विल रिड्यूस पावर लॉसेज ऑफ द सिस्टम सब्सटेंशियली। तो इससे जो पावर लॉसेज हैं वो सिस्टम के इसके बदले में कम होना शुरू हो जाएंगे। व्हेन पावर लॉसेज आर रिड्यूस्ड वोल्टेज एट द मोटर इंक्रीजेस। जब पावर लॉसेज कम होंगे तो वोल्टेज जो है वो मोटर की साइड पे इंक्रीज हो जाएंगे। उससे फायदा ये होगा कि मोटर परफॉर्मेंस ऑल्सो इंक्रीजेस, जो मोटर की परफॉर्मेंस है वो उससे इंक्रीज हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि लोकेशन ऑफ कैपेसिटर्स जो हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट हैं और डिफरेंट लोकेशंस पर कैपेसिटर्स को किस तरीके से सेट किया जाएगा और उनकी रिकमेंडेशंस क्या होंगी। तो लोकेशन ऑफ कैपेसिटर्स में अब हम यहां देखें तो हमें डिफरेंट 3 टाइप्स के लोड्स पर कैपेसिटर्स की बैंक्स नजर आ रहे हैं। पहला है C1 ऑफ A, दूसरा है C1 ऑफ B और तीसरा है C1 ऑफ C। अच्छा, इस तरीके से कि लोड की साइड पर जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हमें एक्स्ट्रा स्विचेस की जरूरत नहीं पड़ेगी और कैपेसिटर को स्विच ऑन करने के लिए या तो मोटर स्टार्टर जो है वो काफी होंगे, जो मोटर के स्टार्टर हैं वो काफी होंगे, या जो ब्रेकर लगे हुए हैं यहां पर बैक साइड पे ये काफी होंगे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं पहले इस C1 ऑफ A की कि ये इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है। तो C1 ऑफ A जो रिकमेंड किया जाता है फॉर द न्यू इंस्टॉलेशन, इस तरह की जो सेटिंग है वो न्यू इंस्टॉलेशन के लिए रेकमेंड की जाती है, क्योंकि सिंस द मैक्सिमम बेनिफिट इज डिराइव्ड एंड द साइज ऑफ द मोटर थर्मल प्रोटेक्टर इज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो मोटर जो है वो जो है वो उसका जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो उठा लिया जाता है और साइज ऑफ द जो मोटर है थर्मल प्रोटेक्टर जो है उसको रिड्यूस्ड कर देता है। और अगर हम इधर आए सेकंड केस पे C1 ऑफ B की इस केस पे आए तो इस पे क्या होगा, कैपेसिटर जो है वो एनर्जाइज हो जाएगा जब जो है मोटर जो है ऑपरेशन की कंडीशन में होगी, ये तब एनर्जाइज हो जाएगा। और C1 ऑफ B का जो केस है वो तब रेकमेंड किया जाएगा वेयर द इंस्टॉलेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि जहां पर इंस्टॉलेशन है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है एंड द थर्मल प्रोटेक्टर डज नॉट नीड टू बी रिसाइज्ड, और थर्मल प्रोटेक्टर जो है वो रिसाइज करने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से पोजीशन C1C पर के कैपेसिटर इज परमानेंटली कनेक्टेड टू द सर्किट। हम देख रहे हैं कि ये परमानेंटली कनेक्टेड है टू द सर्किट बट डज नॉट रिक्वायर अ सेपरेट स्विच, इसके लिए भी हमें सेपरेट स्विच की जरूरत नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंस कैपेसिटर कैन बी डिस्कनेक्टेड बाय द ब्रेकर बिफोर द स्टार्टर, तो हम हमारे पास यहां ब्रेकर है, हम इससे इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रेफरेंसेस हैं वो हमारे पास ये C2 है और C3 हैं, ये दो अवेलेबल हैं। ये क्या हैं, ये जो लोकेशंस हैं इनके लिए हमें एक सेपरेट ब्रेकर या स्विच जो है वो रिक्वायर होता है। और लोकेशन C4 एक यहां पर अवेलेबल है, ये हाई वोल्टेज ब्रेकर है, इसके लिए हाई वोल्टेज ब्रेकर की रिक्वायरमेंट होती है। और द एडवांटेज ऑफ लोकेटिंग कैपेसिटर्स एट पावर सेंटर या फीडर्स पे कि दे कैन बी ग्रुप टुगेदर, इनका फायदा ये होता है कि इनको इन लाइंस को ग्रुप किया जा सकता है टुगेदर जब सेवरल मोटर्स आर रनिंग इंटरमिटेंटली, कि जब सेवरल मोटर्स जो हैं वो चल रही हों तो उससे क्या होगा, द कैपेसिटर्स आर परमिटेड टू बी ऑनलाइन ऑल द टाइम, तो जो कैपेसिटर्स हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन रह सकेंगे और जो टोटल पावर है लोड की वो जो है जो कह लें कि रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करें यहां पर इस जगह पर, ये हम देख चुके हैं कि फ्रॉम एनर्जी एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो कैपेसिटर लोकेशन जो है एट रिसीविंग सबस्टेशन, जो रिसीविंग सबस्टेशन है ओनली हेल्प्स द यूटिलिटी इन लॉस, ठीक है, रिडक्शन, वो क्या करते हैं एफिशिएंसी में जो रिडक्शन है उसको कम करते हैं। लोकेटिंग कैपेसिटर्स एट टेल एंड विल हेल्प टू रिड्यूस लॉस रिडक्शन विद इन द प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एज वेल एज डायरेक्टली बेनिफिट द यूजर बाय रिड्यूस कंजप्शन। तो इसमें दोनों चीजें जो हैं वो आ जाती हैं।
एक तो आ जाती है सबस्टेशन की तरफ रिसीविंग या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एज वेल एज जो एंड यूजर है वो भी रिड्यूस कंजप्शन को जो है वो उसका बेनिफिट उठा सकता है। और रिडक्शन इन द डिस्ट्रीब्यूशन लॉस परसेंटेज इन किलोवाट आवर व्हेन टेल एंड पावर फैक्टर, जो टेल एंड है उसका जो पावर फैक्टर है is raised from PF1 to a new power factor PF2 will be proportional to 1 minus power factor 1 divided by power factor 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 100, कि जब टेल एंड पर एक पावर फैक्टर से दूसरे पावर फैक्टर की तरफ मूव करते हैं या रेज्ड होता है एक पावर फैक्टर से दूसरे पावर फैक्टर की तरफ, तो ये प्रोपोर्शनल होगा इस फॉर्मूला के। तो ये हो गया लोकेशन ऑफ कैपेसिटर्स की बात। आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि अब यहां पर परफॉर्मेंस असेसमेंट आ गई पावर फैक्टर कैपेसिटर्स की, कि जो पावर फैक्टर्स कैपेसिटर हैं उनकी परफॉर्मेंस असेसमेंट कैसे की जा सकती है। तो पहले है वोल्टेज इफेक्ट, कि जो वोल्टेज है वो क्या इफेक्ट डालेगा। आइडियली कैपेसिटर वोल्टेज रेटिंग इज टू मैच द पावर सप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कैपेसिटर वोल्टेज हैं उनकी रेटिंग को जो पावर सप्लाई की जो रेटिंग है सप्लाई वोल्टेज की उसके साथ मैच होना जरूरी है। इफ द सप्लाई वोल्टेज इज लोअर, अगर सप्लाई वोल्टेज कम होगी, द रिएक्टिव kVAR प्रोड्यूस्ड विल बी द रेशियो V1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय V2 होल स्क्वायर। तो ये kVAR जो है वो किसकी रेशियो की प्रोड्यूस करेगी, V1 और अपॉन डिवाइड बाय V2 का स्क्वायर में, जहां पर V1 इज द एक्चुअल सप्लाई वोल्टेज है और V2 इज द रेटेड वोल्टेज है। तो ऑन द अदर हैंड इफ द सप्लाई वोल्टेज एक्सीड्स रेटेड वोल्टेज, अगर हम ये कहें कि सप्लाई वोल्टेज जो है वो एक्सीड कर जाएगा रेटेड वोल्टेज से, तो लाइफ ऑफ द कैपेसिटर इज एडवर्सली इफेक्टेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वोल्टेज अगर मैच नहीं होंगे कैपेसिटर वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई वोल्टेज, मतलब जो कैपेसिटर के रेटेड वोल्टेज हैं वो विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई वोल्टेज, तो प्रॉब्लम ये आएगा कि कैपेसिटर की जो लाइफ है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होगी। और सेकेंड इसमें पॉइंट है मटेरियल ऑफ कैपेसिटर्स, कि जो कैपेसिटर्स हैं उनका मटेरियल जो है वो क्या इफेक्ट डालेगा। पावर फैक्टर कैपेसिटर्स आर अवेलेबल इन वेरियस टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, जैसे कि पेपर है और पॉलीप्रोपिलीन है, ठीक है। तो ये इसके अलावा भी बहुत सारे अवेलेबल्स हैं कैपेसिटर्स के मटेरियल्स। तो इनसे फायदा क्या होता है, द वाट लॉस पर केवीए एज वेल एज लाइफ वेरी विद रिस्पेक्ट टू द चॉइस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो चॉइस है उस पर जो केवीआर के जो वॉट लॉस हैं वो डिपेंड करते हैं, और प्लस इसकी लाइफ भी इस पे डिपेंड करती है। हैंस इज अ फैक्टर टू बी कंसिडर वाइड सिलेक्शन। तो डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर जो हैं वो सिलेक्ट किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी नीड और उसके फैक्टर्स देखते हुए। और इसके बाद है कनेक्शंस, कि शंट कैपेसिटर कनेक्शंस आर अडॉप्टेड फॉर ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्री एंड यूजर एप्लीकेशंस, कि शंट जो कैपेसिटर कनेक्शंस हैं वो यूज अडॉप्ट किए जाते हैं इंडस्ट्री के एंड पे या जो एंड यूजर एप्लीकेशंस हैं, और जो सीरीज कैपेसिटर्स के जो अडॉप्ट किए जाते हैं वो किए जाते हैं वोल्टेज बूस्टिंग के लिए इन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, ठीक है। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं वहां पर जो वोल्टेज बूस्ट करने हैं वहां पर ये सीरीज कैपेसिटर जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और इंडस्ट्रियल लेवल पे एंड यूजर एप्लीकेशन पे शंट कैपेसिटर कनेक्शन जो हैं वो यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ कैपेसिटर्स बाय मॉनिटरिंग कैपेसिटर चार्जिंग करंट, के कैपेसिटर के चार्जिंग करंट को मॉनिटर करते हुए विद रिस्पेक्ट टू द रेटेड चार्जिंग करंट, ठीक है। क्या किया जा सकता है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ कैपेसिटर्स देखा जा सकता है, ठीक है। कैपेसिटर का चार्जिंग करंट विद रिस्पेक्ट टू द रेटेड चार्जिंग करंट, कि क्या वो इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैपेसिटी जो है वो सेम है, मैच हो रही है कि नहीं हो रही। कैपेसिटी ऑफ फ्यूज एलिमेंट्स कैन बी रिप्लेनिश्ड एज पर रिक्वायरमेंट, वो चेंज की जा सकती है एज पर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। पोर्टेबल एनालाइजर्स कैन बी यूज फॉर मेजरिंग केवीएआर डिलीवर एज वेल एज चार्जिंग करंट, ठीक है। जो पोर्टेबल एनालाइजर्स हैं उसके थ्रू केवीएआर जो डिलीवर्ड हो रहे हैं थ्रू कैपेसिटर्स को, वो या कैपेसिटर जो डिलीवर कर रहा है वो, और जो चार्जिंग करंट है वो हम एनालाइजर से चेक कर सकते हैं। और ये चेक करना इसलिए जरूरी है जिससे हमें कंफर्म हो पाएगा कि क्या हमारा रेटेड चार्जिंग करंट और जो कैपेसिटी चार्जिंग करंट है वो
सही है कि नहीं है। और कैपेसिटर कंज्यूम 0.226 वाट पर kVAr, ठीक है, विच इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू बेनिफिट्स, जो कि हम बेनिफिट्स के हवाले से कंपैरिजन किए तो बहुत ही कम है। अब कुछ चेक्स हैं जिनको अडॉप्ट किया जाना चाहिए अगर कैपेसिटर्स को यूज किया जा रहा है या यूज करने जा रहे हैं। ये चेक्स जरूरी हैं, जिनमें पहला है नेम प्लेट्स कैन बी मिसलीडिंग विद रिस्पेक्ट टू रेटिंग्स। ठीक है, नेम प्लेट्स इस तरह है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर कैपेसिटर बनाने वाला जो रेटिंग लिखता है कैपेसिटर पे और वो ठीक नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू दी वोल्टेजेस, ठीक है, तो प्रॉब्लम ये आ सकता है कि इसका नुकसान ये होगा कि कैपेसिटर इंस्टॉल करने के बाद जो कैपेसिटी है ठीक तरीके से चार्जिंग करंट की और रेटेड चार्जिंग करंट की वो नहीं बन पाएगी, और उसका नुकसान जो है वो सर्किट पे या जो एंड लोड है उस पर पड़ेगा। तो इसलिए जो सही कंपनीज हैं वो पूरी जेन्युइन रेटिंग्स जो हैं वो लिखती हैं। तो इस तरीके से इट इज गुड टू चेक बाय चार्जिंग करंट्स। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि नेम प्लेट्स पर ध्यान ना दिया जाए बल्कि चार्जिंग करंट के थ्रू चेक किया जाए कि वो चार्जिंग करंट जो है वो क्या रेटेड है उसकी। सेकंड नंबर पे, कैपेसिटर बॉक्सेस में कंटेन ओनली इंसुलेटेड कंपाउंड एंड इंसुलेटेड टर्मिनल्स। जो कैपेसिटर के बॉक्सेस हों उनके ऊपर वाली साइड पे इंसुलेटेड कंपाउंड्स होंगे और टर्मिनल्स मौजूद होंगे कनेक्शंस के। अब ये गारंटी नहीं है कि उसके अंदर कैपेसिटर का एलिमेंट मौजूद है कि नहीं है उस बॉक्स में, ठीक है, तो इसलिए बेहतर है कि उसको चेक कर लिया जाए बॉक्स को कि वहां अंदर कैपेसिटर जो है उसका एलिमेंट मौजूद है कि नहीं है। और नंबर थर्ड पे, capacitors for single phase motor starting and those used for lighting circuits for voltage boost are not power factor capacitors unit। जो सिंगल फेज मोटर स्टार्टिंग के कैपेसिटर्स हैं या जो लाइटिंग सर्किट्स में इस्तेमाल होते हैं 4G वोल्टेज बूस्ट के लिए, ये पावर फैक्टर कैपेसिटर्स नहीं हैं, ठीक है, ये पावर फैक्टर कैपेसिटर्स के यूनिट्स नहीं हैं, इसलिए इनको गलतफहमी में इस्तेमाल ना किया जाए। दीज कैन नॉट विद स्टैंड पावर सिस्टम कंडीशंस, ये पावर सिस्टम की हाई कंडीशंस वोल्टेज कंडीशन के साथ विद स्टैंड नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को चेक कर लिया जाए बिफोर द यूज ऑफ द कैपेसिटर्स। ये जो आज का टॉपिक है बच्चों, ये पावर फैक्टर का, ये डिटेल्ड में नहीं है, ये जस्ट ओवरव्यू है, बिकॉज दिस इज अ कोर्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन एंड वी जस्ट नीड टू ओवरलुक, वी जस्ट नीड टू गो थ्रू दी some basic concepts of the electrical systems. For the detailed power factor or electrical system components और theory हम बहुत सारे different courses इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्योंकि हमारी कुछ सिस्टम्स हैं जो हमने पढ़ने हैं जस्ट लाइक इलेक्ट्रिकल सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम, HVAC सिस्टम और इसके अलावा DG सेट सिस्टम्स, हम इनकी गो थ्रू करेंगे। आपको इनका डिटेल्ड पढ़ने के लिए इनकी स्पेशलिस्ट कोर्सेज की तरफ जाना होगा। थैंक यू।